हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी 360 आईएएस। तो दोस्तों, अब से हमारा जो टारगेट रहेगा स्पेशली फॉर यूपीएससी 2025, तो उसके लिए हम ज्योग्राफी में 6th क्लास के एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज रणधीर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ तैयारी 360 आईएएस। इसमें आज से हम एनसीईआरटी को बिल्कुल उसी की लैंग्वेज में कवर करेंगे अप टू 11th क्लास। 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी है, मेजरली इट इज आस्क्ड इन मेंस, बट कुछ आजकल ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर आप उठाएंगे, इरिगेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इंडस्ट्रीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्री में पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में कौन कौन से आपके टॉपिक मेंशन है बच्चा, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में 6th क्लास एनसीईआरटी में आपको सबसे पहला जो चैप्टर मिलेगा दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम देखो इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, एनसीईआरटी के ही पैटर्न पे रहेंगे, क्योंकि अगर आप इस बार यूपीएससी 2024 का एग्जामिनेशन देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जो है वो टच की गई यूपीएससी के द्वारा, है ना। तो अभी मैं सोलर सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, जो मैं यही कंसीडर कर रहा हूं कि हम सब जो हैं बिल्कुल बिगिनर हैं और 6th क्लास के एनसीईआरटी में जैसे लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड चैप्टर जो है दैट इज ग्लोब। डन। ग्लोब में क्या बात हो रही है? ग्लोब में बात हो रही है आपकी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। किसकी बात हो रही है? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये खत्म करेंगे। थर्ड चैप्टर जो है आपका, इट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। बच्चा एज वी ऑल नो दैट अर्थ जो है वो दो तरीके की मूवमेंट करता है। एक अपने ही एक्सिस में घूमना, जैसे अगर आप देखोगे मोबाइल जो है अपने ही क्या है जगह पे घूम रहा है, एक पर्टिकुलर इमेजिनरी लाइन पे, राइट। तो अर्थ भी ऐसे ही पर्टिकुलरली क्या कर रही है, घूम रही है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन। और एक और मूवमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेवोल्यूशन विच अर्थ डज अराउंड द सन। तो मोशन ऑफ द अर्थ में हम देखेंगे कि रोटेशन और रेवोल्यूशन से क्या होता है, क्या कॉजेस, है ना, व्हाट इंपैक्ट यू सी, है ना, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि हम दिन और रात देखते हैं, और दिन और रात के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है रोटेशन में। रोटेशन में एक इस बार का क्वेश्चन था आपका कोरियोलिस फोर्स पे, वो भी डिस्कस करेंगे। कोरियोलिस फोर्स जो है वो रिजल्ट है किसका? आपका अर्थ की रोटेशन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मैप्स में। तो इसमें इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैप्स वाला इतना बहुत कम पूछा जाता है। और फिर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चैप्टर हैं वो कौन से हैं आपके? 1, 2, 3 एंड योर व्हाट 5। और लास्ट चैप्टर जो है इसमें वो है आवर कंट्री, इंडिया के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन होगी, राइट। तो इसको हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रखेंगे 6th क्लास के एनसीईआरटी में। 2-3 वीडियोस में मैं आपका ये एनसीईआरटी पूरा कवर करवा दूंगा। तो चलिए हम अपने पहले चैप्टर की ओर मूव करते हैं। और हमारा चैप्टर क्या है? द अर्थ अवर हैबिटेट, यानी कि अर्थ इन दिस सोलर सिस्टम। बच्चा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम में कुछ वर्ड्स जो हैं आपको जरूरी हैं, पता होना चाहिए। हमारे सोलर सिस्टम को इसलिए सोलर सिस्टम कहा जाता है बिकॉज इट इज द सिस्टम ऑफ सन। सोलर सिस्टम या हिंदी में बोलते हैं सौर प्रणाली। तो सन का सिस्टम का मतलब क्या है? इट इज कंट्रोल्ड बाय अ वन ऑब्जेक्ट हु इज द बॉस ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट बॉस इज सन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आपका सोलर सिस्टम बोलते हैं। डन। ये सन का सिस्टम है बिकॉज जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो प्रेजेंट है ना, इंक्लूडिंग अर्थ, क्या क्या प्रेजेंट है? जुपिटर प्रेजेंट है, 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट है, उसके अलावा एस्टेरॉइड्स आपको मिलते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स मिलती हैं। ये सब कंट्रोल होती है किसके? सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और इन सब को जो ऊर्जा मिलती है, जो हीट मिलती है, वो किससे मिलती है? आपके सन से। क्लियर हो गया। और ये सब जो है सन के आगे पीछे नाचते हैं। सन इज द सेंटर ऑफ द सिस्टम, सन इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द सिस्टम,
मोस्ट रिस्पेक्टेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए सारे ये जितने भी आपके सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सन को ओबे करते हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तभी हम इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। आई होप यू गॉट इट, है ना। इसमें आप सुनेंगे कि आप जब भी सूरज की तरफ देखते हैं तो आपको सूरज के चांद की तरफ, मून की तरफ अगर आप देखेंगे तो मून आपको कभी, ध्यान से देखिएगा, मून आपको कभी पूरा दिखेगा, राइट, मून कभी पूरा दिखेगा और मून कभी आपको क्रेसेंट शेप भी दिखेगा, ऐसे दिखता है ना। मून कभी आपको कैसे दिखेगा मेरे दोस्तों, ऐसे भी देखने को मिलेगा, क्रेसेंट शेप, है ना। तो आप देखिएगा एक ही महीने के अंदर, और ऐसा भी होगा कि किसी दिन आपको मून दिखे ही ना, 100% होगा, आपने सुना ही होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चा फुल मून। क्या बोलते हैं, फुल मून। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा, पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। और जब हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखता तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका नो मून। क्या बोलते हैं, नो मून, या हम न्यू मून भी बोलते हैं, याद रखिएगा। न्यू मून क्या हो गया, अमावस्या की रात, है ना, क्या हो गया, अमावस्या की रात। तो याद रखिएगा। और ये किस वजह से होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जैसे अर्थ जो है, अगर मैं बनाऊं, ये मैंने क्या किया बच्चा, आपका सन बनाया, ठीक। मैंने अभी आपको बोला कि सन क्या है, आप सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है। तो इसके आगे पीछे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अर्थ क्या कर रही है बच्चा, चक्कर लगा रही है। अर्थ क्या कर रही है, इसके आगे पीछे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। क्लियर, ठीक है बच्चा, कोई टेंशन तो नहीं। तो आपका चक्कर लगा रही है फिक्स ऑर्बिट, डन। वैसे ही आपका अर्थ के आगे पीछे जो चक्कर लगाती हैं उनका नाम क्या है, मून। क्या नाम है, मून। और आप एक बात याद रखें, जब आपका मून अर्थ के आगे पीछे चक्कर लगा रही है तो एक बात आपको जरूर पता होना चाहिए, मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या है, मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। द ओनली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। आपको शायद दिख नहीं रहा तो मैं इसको वापस, एक मिनट रुकिएगा, यहां लिख रहा हूं, मून इज व्हाट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, डन। मतलब कि दी ओनली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम इज सन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अगर कोई अब आपको पूछे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है तो आप बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी हीट और लाइट है, राइट, जिसकी अपनी ऊष्मा है, जिसकी अपनी एनर्जी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और सन में जो कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप आपने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में सुना होगा, राइट। यहां पे सन के बेसिकली कोर में क्या हो रहा है, आपके दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, हीलियम। एंड दिस इज व्हाट, आपका जब ये दोनों कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके जब वो कन्वर्ट होते हैं हीलियम में, तो दे रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो आजकल आप फील कर रहे हो। लेकिन ऐसा और कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो एक और नया टर्म आ गया, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अगर अब कोई आपको पूछे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या है तो भैया आप क्या आंसर दोगे, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच यू सी इन स्काई। जो आपको स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, चाहे वो मून हो, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो एस्टेरॉयड हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो सन हो, चाहे गैलेक्सी में जो भी प्रेजेंट है, उन सबको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी हीट, जो अपनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हमने बोला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपको मून रात को चमकते हुए दिखता है, मून की अपनी लाइट है ही नहीं। मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ व्हाट, सन। मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ व्हाट, योर सन, जिसकी वजह से मून आपको क्या है, चमकते हुए दिखता है। अब आप सोचिए, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ,
जब मून आपका यहां पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा जब मून, सोचिए जब मून यहां पहुंच रहा है while revolving around the earth, tell me which surface, ध्यान से देखिएगा, which surface of moon is facing the sun, क्या ये सरफेस फेस नहीं कर रहा बच्चा, है ना, मैं रेड से बनाता हूं, क्या ये सरफेस जो है वो फेस कर रहा है किसको, आपको, सन को फेस कर रहा है, मून का, लेकिन which face of the moon is not facing the sun, तो वो कौन सा है आपका मेरे दोस्तों, वो आपका है ये वाला फेस, कौन सा, ये वाला फेस। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मून इस पोजीशन पे है और अगर आप अर्थ में हैं, कहीं पे भी अर्थ में खड़े हैं, तो आप मून का कौन सा फेस देख पा रहे हो, ये फेस, कौन सा, ये फेस, ये वाला फेस, जो क्या नहीं कर पा रहा बच्चा, आपके सन को फेस नहीं कर पा रहा, और जब ये सन को फेस नहीं कर रहा है, इट विल रिमेन डार्क, वो डार्क रहेगा, क्योंकि वहां तक तो लाइट पहुंच, लाइट चमक, कौन से चमक, ये फेस रहा है, लेकिन वो फेस तो आप देख ही नहीं पा रहे हो। इस वक्त व्हेन मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, वो कैसे आएगा, बिकॉज मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग, तो इस पोजीशन को व्हाट वी कॉल इट न्यू मून, या हम इसको बोलते हैं अमावस्या की रात, अमावस्या की रात, ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा सा वो है, अमावस्या मतलब भूत वगैरह निकलते हैं, राइट। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब मैं बोल रहा हूं कि चलो यहां तो ठीक है, तो यहां तो भैया यहां पे भी अमावस्या आना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल अर्थ के पीछे है और मून का साइज अर्थ के कंपैरेटिव तो बहुत छोटा है, तो भैया मून जब यहां पे होता है तो हम इसको बोलते हैं क्या, फुल मून, कि हमें पूरा चांद दिख रहा है, तुम आए तो आया, मुझे याद गली में आज चांद निकला, तो चांद जो दिख रहा है पूरा कंप्लीट, वो कहां दिखता है आपका, जब वो अर्थ के पीछे होता है। हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज अर्थ विल ब्लॉक होल सनलाइट, तो जब यहां पहुंचेगी तो रिफ्लेक्ट होकर दिखने नहीं चाहिए बच्चे, इट इज वाई, बिकॉज मून जिस ऑर्बिट में आपके अर्थ के अराउंड घूम रहा है, इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज टिल्ट, मतलब अगर अर्थ ये है, देखिए बच्चा मैं ध्यान से, अगर अर्थ ये है, डन, अर्थ ये है और मून इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो मून ऐसे नहीं, मून की ऑर्बिट कैसे, ऐसे इंक्लाइंड है, मून ऐसे घूमता है, मेरी बात समझ के, मून कैसे घूमता है, ऐसे, वो 5 डिग्री इंक्लिनेशन होने की वजह से मून कभी एग्जैक्टली अर्थ के पीछे आता ही नहीं है, मून ऐसे घूम रहा होता है। तो अब ये अगर मैं उठाऊंगा तो व्हाट यू विल सी कि मून एग्जैक्टली आपका कहां पे है, रियली वेरी सॉरी, मून एग्जैक्टली आपका यहां आता है, तो जिस वजह से सूरज की रोशनी जो है आपकी पूरी ये रिसीव करता है। और अब मुझे बताओ, वी आर सीइंग, अगर आप यहां पे खड़े तो आप मून का कौन सा सरफेस देख पा रहे हो, ये वाला जो लाइट रिसीव कर रहा है, इसलिए हमें पूरा चांद दिखता है। देखो एनसीईआरटी में ये ऐसा नहीं लिखा हुआ, 6 क्लास के एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ है, राइट, है ना, बहुत बहुत कम लिखा हुआ है कि जब आप क्या कहते हैं, सूरज को आप क्या करते हैं, स्काई की तरफ देखते हैं सनसेट के टाइम, है ना, तो आप बहुत बड़े बड़ी बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक, कहीं पे आपको ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलेंगे बच्चा, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन कुछ भी नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, मुझे पता है दिखने नहीं होगा, यहां लिख देता हूं मैं, कॉन्स्टलेशन, दिस इज ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। और आपका एक बहुत फेमस, आपका हमारे तो हिंदू धर्म में आपको पता ही है कितना फेमस है, सप्तऋषि आपने सुना ही होगा, है ना, सप्तऋषि। मेरी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, अमावस्या और पूर्णिमा समझ आ गया। और ये मंथ में बच्चा आपका देखो क्या लिखा हुआ है, द मून इटसेल्फ अपीयर्स इन डिफरेंट शेप्स एंड पोजीशन, डिफरेंट शेप्स एंड पोजीशन, कभी वो पूरा बड़ा दिखता है, कभी वो दिखता ही नहीं है, वो क्या होता है आपका, एक टाइम पे वो फुल्ली विजिबल होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, और एक टाइम पे बच्चा बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, न्यू मून का मतलब नहीं है फुल मून, न्यू मून मतलब नो मून, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। ये कैसे होगा आपको ये डायग्राम से समझ आ गया, यू गॉट इट, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं, चल रहा हूं मैं आगे, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, क्या कर रहा हूं, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, डन। तो मैंने क्या बोला कि आप जो है इन द नाइट स्काई, राइट, जब नाइट स्काई वो भी क्लियर, तो यू विल सी अ पर्टिकुलर पैटर्न, कुछ स्टार्स हैं उन्हें पर्टिकुलरली क्या किया होगा, पैटर्न बनाया होगा, है ना, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन।
और इनमें वेल नोन कॉन्स्टलेशन कौन सा बचा आपका? उर्सा मेजर, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, जो स्टार्स, जो कॉन्स्टलेशंस आपको इजीली रिकॉग्नाइजेबल हैं वो है आपके सप्तऋषि और द बिग डाइपर। आप देखना बच्चा, बिग डिपर बोलते हैं, आप देखना जरूर ये मिलेगा। और ये सप्तऋषि जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? 7 स्टार। इट इज अ कॉन्स्टलेशन which is made up of what? The grouping of 7 स्टार। याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एंशिएंट टाइम पे हम क्या करते थे, इनमें क्या होता है, एक स्टार है नॉर्थ स्टार, उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। तो पुराने जमाने में, आज तो गूगल मैप है भैया, कोई टेंशन ही नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, कनेक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है कि आप यहां बैठे हो आराम से किसी पोजीशन में पहुंच पाओगे। लेकिन जब आज के टाइम पे अगर मैं आपको बात करूं प्राचीन टाइम के बारे में, प्राचीन समय के बारे में बात करूं, एंशिएंट टाइम के बारे में इफ आई टॉक, तो आप देखोगे उस वक्त भी लोग जो मूव करते थे तो हाउ दे नेविगेट, क्या चीज उनको नेविगेशन में हेल्प करती थी? दैट वाज व्हाट, याद रखिएगा, वो था आपका क्या? वो था आपका मेरे दोस्तों नॉर्थ स्टार, पोल स्टार इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, अभी हमने पढ़ा प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, ये क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज? जो ना लाइट एमिट कर पाती है, ना उनकी क्या होती है बच्चा, अपनी हीट होती है, वो बस क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते लाइट, किसकी? किसकी? स्टार की बच्चा। सन इज द स्टार। एंड व्हाट इज स्टार? स्टार इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। और बोला जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, कितने प्लैनेट्स हैं बच्चा? टोटल 8, अभी हम पढ़ेंगे आगे। जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के जितने भी मून हैं, जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो सारी की सारी हीट और लाइट किससे रिसीव करते हैं? सन से। आपने सुना है ना बचपन में, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन नहीं तो कुछ नहीं, सन नहीं तो कुछ नहीं। मेरी बात क्लियर हो गई? और ऐसे हर एक प्लैनेट के क्या है बच्चा, आपको सैटेलाइट मिलेंगे। लेकिन ऐसा प्लैनेट जिसके सैटेलाइट नहीं है, दैट इज मरकरी। मरकरी की अपनी सैटेलाइट नहीं है, बाकी सब प्लैनेट्स के आपके सैटेलाइट्स मिलेंगे। पहले क्या होता था, आपने सुना होगा 8 प्लैनेट में से सबसे बड़ा जायंट प्लैनेट, द बिगेस्ट इन साइज, राइट, बिगेस्ट इन मास प्लैनेट, दैट इज जुपिटर। और जुपिटर के सबसे क्या होते थे, ज्यादा सैटेलाइट होते थे। लेकिन अब जो है सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके हैं? आपके सैटर्न के, इट इज अराउंड 146, और 97 सैटेलाइट सब किसकी हैं? आपके जुपिटर की। क्लियर हो गया? अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून, दैट इज मून। याद रहेगा? चलते हैं। अब क्या लिखा है, मैंने आपको वही बोला, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं। अगर मैं सन से बच्चा दूर जाता जाऊं, क्या करूं? अगर मैं सन से दूर जाता जाऊं तो व्हाट आई विल फाइंड कि आपके सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद कौन है सेकंड नंबर पे? वीनस। थर्ड नंबर पे कौन है? आपका अर्थ। फोर्थ नंबर पे कौन है? आपका मार्स। फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, राइट। आपका सिक्स्थ नंबर पे सैटर्न, सेवेंथ नंबर पे यूरेनस, और बचा एट्थ नंबर पे आपका क्या है? नेपट्यून। डन। लेकिन आपका नाइन्थ नंबर पे क्या होता था? प्लूटो। बट अब वी हैव एक्सक्लूडेड प्लूटो फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट। नाउ प्लूटो इज नॉट कॉल्ड प्लैनेट। प्लूटो का अब जो नाम है दैट इज नॉट प्लैनेट, प्लूटो का नाम है ड्वार्फ प्लैनेट। क्या नाम है? ड्वार्फ प्लैनेट। याद रखिएगा, ड्वार्फ प्लैनेट टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2006, राइट। ये टर्म पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया सोलर सिस्टम में इन द ईयर 2006। व्हाई? बिकॉज इन द ईयर 2006 देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टिल दैट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, दैट इज IAU। IAU का क्या मतलब हो गया? मैं यहां लिख देता हूं, ये दिखता नहीं ना, ये थोड़ा सा करता हूं तो गड़बड़ हो जाती है। दैट इज व्हाट? IAU। IAU क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट की डेफिनेशन को रीडिफाइन किया था इन द ईयर 2006, ताकि हमें आने वाले टाइम पे अगर सोलर सिस्टम में कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अगर हमें मिलता है तो हम उसको प्लैनेट ना बोलना स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट बोलने के लिए किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को हमारे सोलर सिस्टम में 3 कंडीशंस को मिनिमम क्या करना है? फुलफिल करना है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? आपका प्लैनेट बोलेंगे। डन? क्लियर? और वो 3 कंडीशंस क्या हैं? जरूर याद रखिएगा 3 कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन, फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द सन।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कि मतलब अगर अर्थ, देखिए यहां पे, अगर अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रही है, जिस रास्ते में वो रिवॉल्व कर रही है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें वेरिएशन आनी ही नहीं चाहिए। इट मस्ट बी फिक्स्ड। अगर वो आज यहीं पे सन के अराउंड घूम रहा है तो भैया कल भी हजारों सालों के बाद, लाखों सालों के बाद उसी फिक्स्ड पाथ में घूमना चाहिए। ये पहला क्राइटेरियन है, ये पहला एलिजिबिलिटी है किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्लैनेट बोलने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड सेकंड इज व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या? हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि वो अपने मास, उसका इतना मास होना चाहिए कि वो अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर, अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर क्या हो जाए बच्चा, स्फेरिकल शेप में हो। क्या हो? स्फेरिकल शेप में। व्हाट इज स्फेरिकल शेप? गोल। आप उठा के देखिए, आपको ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जो राउंड शेप में नहीं मिलेगा। उठा के देखिए, मुझे बताइए, बिल्कुल सही है। आप उठाइए, मरकरी देखिए, वीनस देखिए, अर्थ देखिए, जितने भी प्लैनेट्स आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, आपको सारे स्फेरिकल शेप में दिख रहे हैं, सब गोल दिख रहे हैं। थोड़ी सी गुलाई में हर किसी के पंगा है, बट दे आर राउंड इन शेप। बट व्हाट यू विल सी, प्लूटो इज ऑल्सो राउंड इन शेप। एंड अगर मरकरी का ये ऑर्बिट है, ये लाइन जो है ऑर्बिट है, मरकरी हमेशा यहीं पे घूमेगी सन के आगे पीछे, वीनस हमेशा यहीं घूमेगा सन के आगे पीछे, अर्थ हमेशा यहीं घूमेगा, और प्लूटो भी बच्चा इसी फिक्स पाथ पे हमेशा सन के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। और प्लूटो भी क्या है बच्चा, राउंड इन शेप है। प्लूटो भी क्या है, राउंड इन शेप। क्या है? प्लूटो भी राउंड इन शेप। तो भाई दो क्राइटेरियन तो प्लूटो फुलफिल कर गया, और सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मार खा गया प्लूटो, कहां पे? प्लूटो मार खा गया बच्चा आपका थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में क्या है कि भाई वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डोमिनेंट बॉडी होनी चाहिए इन इट्स ऑर्बिट, इन इट्स ऑर्बिट, या डोमिनेंट बॉडी होनी चाहिए, या इट मस्ट क्लियर इट्स नेबरहुड, मस्ट क्लियर इट्स नेबरहुड। वो अपने नेबरहुड को जरूर क्लियर करना चाहिए। और क्या है, और आप बोल सकते हो कि भाई वो तो या मस्ट डोमिनेंट बॉडी या तो कंज्यूम कर ले आउटर ऑब्जेक्ट को, जो भी उसके आउटर ऑब्जेक्ट को जो भी उसके ऑर्बिट में एंटर करेंगे, डोमिनेंट ऑब्जेक्ट बॉडी का ये मतलब है, या तो बच्चा उसको पुल कर दे या उसको डेविएट कर दे अपने, कहां से, अपने ऑर्बिट से। देखो डोमिनेंट ऑब्जेक्ट का वापस मैं समझाता हूं। डोमिनेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर अर्थ जो है आपकी, एक ये ऑर्बिट है अर्थ की, ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में अर्थ क्या कर रहा है, आपका सन की चारों तरफ घूम रहा है। अगर बाहर से कोई ऑब्जेक्ट अगर इस ऑर्बिट में आने की कोशिश करता है, इस ऑर्बिट में, तो आपके अर्थ के पास इतना पोटेंशियल होना चाहिए, अर्थ मस्ट बी किंग इन इट्स व्हाट पाथ। वो कोई भी आएगा तो उसको अपनी तरफ करके कंज्यूम कर ले, खा जाए, उसको जला दे, राख कर दे, जिसकी एग्जांपल है शूटिंग स्टार। या तो उसके पाथ को जो अर्थ की तरफ है डेविएट करते, उसको ऑर्बिट में एग्जिस्ट ना करने दे। बच्चा प्लूटो यही नहीं कर पा रहा। प्लूटो गोल भी है, प्लूटो का फिक्स पाथ भी है अराउंड द सन, बट प्लूटो का दिक्कत क्या है कि प्लूटो जो है वो अपने ऑर्बिट में डोमिनेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, उससे भी बड़े, उससे भी पावरफुल, उससे भी बड़ा मास कैरी करके ऑब्जेक्ट्स क्या है प्लूटो में चल। मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये कारण हमने प्लूटो को निकाला और हमने देखा प्लूटो इज फुलफिलिंग व्हाट, द फर्स्ट टू कंडीशंस, राइट। तो इसलिए हमने ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो फर्स्ट टू कंडीशंस फुलफिल करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनको हमने क्या बोल दिया, ड्वार्फ प्लैनेट्स। क्या बोल दिया हमने इनको, ड्वार्फ प्लैनेट्स। और करेंटली हाउ मेनी ड्वार्फ प्लैनेट्स आर देयर, देयर टोटल 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स। आई होप आपको पता है प्लूटो, सीरस, एरिस, मेक, एमएकेई और होमिया, HAUMEA। These are the 5 dwarf planets which are found in our solar system. ज्यादा भी हो सकते हैं। And this dwarf planet term was introduced in 2006 when IAU redefined the definition of planet, कि किस celestial object को हम planet बोल सकते हैं। This was the reason Pluto was excluded, है ना। प्लूटो को हमने क्या कर दिया, डिमोटेड। प्लूटो was demoted
and it came into the list of what? Your dwarf planet. Done. क्लियर हो गया समझ के। अब देखिए बोला सोलर सिस्टम में what you will find, you will find sun, बिल्कुल सही। 8 planets अभी हमने देखा, उनकी सैटेलाइट्स और भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स हैं। जो क्या है? एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स हैं। बच्चा एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स कुछ नहीं है। देखिएगा अब देखो, अगर आप मुझे पूछेंगे कि एस्टेरॉइड्स क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा एस्टेरॉइड्स ज्यादातर जो हैं आपके कहां मिल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये जहां पे मैं एस्टेरॉइड बना रहा हूं, राइट, यहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है किसकी? एस्टेरॉइड की। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर एस्टेरॉइड नहीं मिल सकते, 100% मिल सकते हैं, बट देयर कंसंट्रेशन इज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, if you'll see very carefully, you will find this is Mars and this is Jupiter. मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉइड मिल रहे हैं, और इसी बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट में आपके 6th क्लास में लिखा क्या है? दे आर लेफ्ट ओवर्स ऑफ प्लैनेटरी, लेफ्ट ओवर्स ऑफ इनर प्लैनेटरी फॉर्मेशन। यानी कि मुझे एक बात बताओ, ये प्लैनेट कभी ना कभी तो बने। धरती जब से बनी है अभी तक उसमें लाइफ तो नहीं थी, ये कभी ना कभी तो बने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब ये बन रहे थे, स्पेशली जब आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स बन रहे थे, दोज डस्ट पार्टिकल्स, दोज मटीरियल्स व्हिच कांट बी पार्ट ऑफ व्हाट दिस एंड दे वर लेफ्ट आउट, वो आज क्या है? एस्टेरॉइड हैं, और ये सन के आगे पीछे घूम रहे, और ये कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तभी तो बोलते हैं कि चांसेस हैं कि 2047 में आपका एक एस्टेरॉइड क्या कर सकता है? वो टकरा सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और मीटेरॉइड्स क्या है? याद रखें, ये एस्टेरॉइड्स चल रहे हैं। अच्छा, सीरस, याद रखें, सीरस एक ऐसा एस्टेरॉइड है जो आपका क्या है? जो आपका ड्वार्फ प्लैनेट भी है। सीरस इज अ ड्वार्फ प्लैनेट एंड एस्टेरॉइड एज वेल। डन, क्लियर। अब एक और चीज, मीटेरॉइड्स क्या हैं? तो आप याद रखिएगा, मीटेरॉइड्स बेसिकली क्या हैं? जब दो एस्टेरॉइड्स टकराते हैं, अब दो बड़े बड़े पत्थर टकराएंगे तो इतना इंपैक्ट पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, है ना? तो ये मीटेरॉइड्स आर द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ एस्टेरॉइड्स। तो मीटेरॉइड्स अपने आप से नहीं बनते, ओरिजिनल फॉर्म में वहां नहीं मिलते। दे कम आउट ऑफ व्हेन टू एस्टेरॉइड्स कोलाइड, तो उनके जो छोटे रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मीटेरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटेरॉइड्स। और जब ये मीटेरॉइड्स क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये मीटेरॉइड्स, अगर ये हमारा अर्थ है, डन, दिस इज अवर अर्थ, डन, और ये है बच्चा आपका क्या? एटमॉस्फेयर। दिस इज द एटमॉस्फेयर। अगर ये मीटेरॉइड ट्राई करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने का, तो इट विल स्टार्ट बर्निंग। क्या? ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। बर्न वाई? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय एयर, फ्रिक्शन ऑफ एयर, फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, इट विल स्टार्ट बर्निंग। ये छोटा होता जाएगा, पाउडर बनता जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। और वही जलता हुआ ऑब्जेक्ट जब आप नीचे सरफेस से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड मीटियोर और शूटिंग स्टार। मीटियोर और शूटिंग स्टार। तो मीटियोर और शूटिंग स्टार क्या है? व्हेन मीटेरॉइड एंटर्स द अर्थ्स ऑर्बिट एंड इट स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड और क्लोज टुवर्ड्स व्हाट? योर अर्थ। तो इसको एयर के फ्रिक्शन की वजह से इट स्टार्ट्स बर्निंग, है ना? उसको जलना स्टार्ट हो। क्यों? मैंने आपको बोला, अर्थ अपने ऑर्बिट में सबसे डोमिनेंट ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से ये वहीं पे पूरा कंप्लीटली बर्न होकर खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसको चमकता है, जब बर्न हो रहा है तो चमकता है, तो नीचे हम क्या बोलते हैं? इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं या मीटियोर बोलते हैं। METEOR है। डन। और अगर इफ देयर इज, अगर मीटियोर कंप्लीटली बर्न ना हो और वो आपके अर्थ सरफेस पे आके गिर जाए, तो उसको बोलते हैं मीटियोरॉइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड। तो मीटेरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट में फर्क पता चल गया कि मीटेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड्स टूटे स्पेस में, टूटे
और उनके टुकड़ों को हमने क्या बोला, मीटेरॉइड। मीटेरॉइड जब एंटर करे अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो जलना स्टार्ट हो गया, उनको हमने क्या बोला, मीटियोर। और जब ये पूरी तरीके से नहीं जले और अर्थ सरफेस के ऊपर गिर गए, इनको हमने क्या बोला, मीटेराइट। क्या बोला, मीटेराइट। आई होप यू गॉट द डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, डन है ना। चलते हैं आगे। और यही मैंने आपको समझाया, सारा जो लिखा हुआ है, देयर आर 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, which revolve around the sun in a fixed path called orbit, and that orbit is in the shape of elliptical. elliptical क्या होता है बच्चा, अंडा शेप, एग शेप। क्या होता है, एग शेप। ठीक है, बोला इनको याद रखने के लिए निमोनिक है। निमोनिक, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। हमारी बड़ी योग्य मां हमें क्या दे, नट्स दे, है ना। तो एम, माई के एम से उठाओ मरकरी, वेरी के वी से उठाओ वीनस, एफिशिएंट के ई भैया क्या है, अर्थ, एम का मदर का एम, मार्स। तो आप सन से जितना दूर जाते जाओगे, एक अरेंजमेंट में आपको बताया गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं सबके अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट है, तो द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन इज मरकरी। तो ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस है कि मरकरी का रेवोल्यूशन जो स्पीड है वो सबसे कम होगा। तो सॉरी, रेवोल्यूशन जो टाइम है, 1 रेवोल्यूशन, मरकरी सबसे तेज कंप्लीट करेगी 88 डेज में। ठीक है, वीनस जो है बच्चा, इट इज वेरी सिमिलर टू अर्थ। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्या साइज में है ना, क्या शेप में, इसलिए वीनस को हम अर्थ की जुड़वा भी बोलते हैं, अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, प्लूटो वाज रीक्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, डन। और अर्थ जो है इज द डेंसेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये भी याद कर लेना। और अर्थ जो है उसका एटमॉस्फेयर देखो, और अर्थ में वाटर है, जहां वाटर है वहां पे लाइफ है। तो अर्थ एग्जैक्टली अगर आप उठाएंगे, इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम जहां पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, आप बोलोगे इट इज नॉट स्फीयर, इट इज बेसिकली जियोइड। नाउ विच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जियोइड? जियोइड ऑब्जेक्ट ये होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेंटर से, मतलब पीस से बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, निकला हुआ हो, बल्ज हो, और पोल्स में फ्लैटेंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड। जियोइड का दूसरा नाम ऑब्लेट स्फीरॉइड भी है। क्या है, ऑब्लेट स्फीरॉइड भी है। डन, क्लियर है, समझ गए। वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट? बिकॉज अर्थ में मैक्सिमम एरिया 71% एरिया इज कवर्ड बाय वाटर एंड 29% एरिया क्या है, लैंड है। तो वाटर ज्यादा है, दिस इज द रीजन अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। राइट, डन डन, वेरी गुड। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, मून के बारे में बताया। मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ठीक, जो कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। अच्छा देखो, एनसीईआरटी है तो आप कभी कभी ये फैक्ट याद कर लो। और देखो क्या बोल रहे हैं कि मून जो है, इट टेक्स ओनली 27 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन और 1 स्पिन अराउंड द अर्थ। और इसको साइनोडिक मंथ भी बोलते हैं। देखो ये बहुत कम सुनेंगे आप। साइनोडिक मंथ क्या है, द 1 रेवोल्यूशन ऑफ व्हाट, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड साइनोडिक मंथ। ठीक है, अब एस्टेरॉइड्स मैंने आपको बताया, इनको हम स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। किसके बीच में मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। बिलीव टू बी ए रेमिनेंट ऑफ एन एक्सप्लोडेड प्लैनेट। ठीक है, जो प्लैनेट एक्सप्लोड हुए, बने, उनसे जो बचा खुचा निकला, उनको हमने क्या बोला, आपका एस्टेरॉइड बोला। एस्टेरॉइड से निकले मीटेरॉइड, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर बेसिकली स्मॉल रॉक पीसेस, जो किसके टूटने से बने, एस्टेरॉइड के टूटने से बने। कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर एंटर कर जाते हैं, यहां पे बताया नहीं है, एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, जलते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसको हमने क्या बोला है, आपका मीटियोर। क्या बोला है, मीटियोर। और अगर बाय चांस उनकी कंप्लीट बर्निंग ना हो और सरफेस पे गिर जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मीटेरॉइड। क्या बोलते हैं, मीटेरॉइड। नाउ आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी। द क्वेश्चन इज व्हाट इज गैलेक्सी? तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज कॉन्ग्रीगेशन, a huge group of n number of stars. Galaxy में you will find n number of solar systems.
तो गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सोलर सिस्टम्स। मेरी बात क्लियर? हमारी जो सोलर सिस्टम है जिस गैलेक्सी में पाई जाती है, दैट गैलेक्सी इज स्पाइरल इन शेप, देख पा रहे हो, एंड दैट गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोलते हैं हम इसको? हम उसको बोलते हैं क्या? मिल्की वे गैलेक्सी। We call it Milky Way galaxy and it is बचा स्पाइरल इन शेप। क्या है? स्पाइरल शेप। इसको हम हिंदी में प्राचीन भारत एंशिएंट टाइम पे हम इसको आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? ऑलमोस्ट आपको व्हाइटिश कलर में दिखता है। डन, क्लियर। और गैलेक्सी मैंने क्या बताया? इट इज ए मैसिव सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, और यू कैन राइट दैट सोलर सिस्टम। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो आपके मिल्की वे गैलेक्सी में हजारों लाखों करोड़ों प्लैनेट्स हो जहां पे लाइफ पॉसिबल हो, जहां पे लाइफ पॉसिबल हो। डन, क्लियर। सो वी फिनिश आवर फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे, दैट विल बी ऑन इमेजिनरी लाइंस व्हिच यू ऑलवेज सी ऑन आवर सरफेस, जिनको हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हम पढ़ेंगे। स्टे ट्यून टू आवर न्यू playlist or new video series of what NCERT geography. I hope you are enjoying this lecture. ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।